हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 2 बहुपद पॉलीमल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोई भी अध्याय स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि उस अध्याय का नाम क्या है। देखिए नाम क्या है इसका, बहुपद। तो बहुपद होता क्या है? तो गणित में हम देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद, देखो नाम का ही अगर इसका हम संधि विच्छेद भी कर दें, हिंदी के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि गणित जो है वो विषयों का विषय है। तो बहुपद, तो गणित में किसी निकाय यानी ऐसा निकाय जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कोई भी ले लेते हैं, जैसे 3x + 5, ये एक बहुपद है। ये पहला पद, ये दूसरा पद। इसी तरह 3x² + 2x + 5, ये भी एक क्या है? बहुपद है। इसी तरह 3x³ + 2x², 3x + 4, ये भी एक प्रकार का क्या है? बहुपद है। तो ऐसा निकाय जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, अगर यहाँ पे एक ही हो जाए, जैसे यहाँ 3x ही हो जाता, ये भी एक प्रकार का क्या है? बहुपद है। लेकिन एक ऐसा है, एक पदी है। तो ऐसा निकाय जिसमें एक या एक से अधिक पद हो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो यहाँ देखिए एक पद, ये दूसरा पद, ये द्विपदी बहुपद है। एक ऐसा है द्विपदी बहुपद है। इसी तरह एक पद, दो पद, तीन पद, कितने पद है इसमें? 3 पद है। तो ये कहलाएगा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद है। इसमें एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद, तो ये क्या कहलाएगा? चतुर्थपदी। चतुर्थपदी मतलब 4 पद वाला, 4 स्टेप पॉलीमल कह सकते हैं इसको। और इसमें एक पद है, इसलिए क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद, 1 स्टेप पॉलीमल बोल सकते हैं हम इसको। इसी तरह ये क्या हो गया? बहुपद, यानी कि ऐसा निकाय जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अब हम देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, कि बहुपद की घात होती क्या है? तो देखिए बहुपद क्या से मिलकर बना है? चर और अचर दोनों प्रकार। तो चर संख्या होती क्या है? थोड़ी सी बात कर लेते चर संख्या की। छोटी क्लासों में आपने देखा था पिछली क्लास में कि चर संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो अपना मान क्या हो? बदलते रहती, क्या कहलाती है? चर संख्या कहलाती है। जो अपना मान बदलते रहती है, चर संख्या कहलाती है। एक्स अल्फाबेट, जो ABCD के अल्फाबेट जो हम संख्यात्मक संख्या के साथ क्या करते हैं? यूज करते हैं, वो सभी क्या कहलाती है? चर संख्या। यहाँ जो एक्स है, ये कैसी संख्या है? चर संख्या है। इसी तरह अचर संख्या। तो चर संख्या क्या होती? बात समझ। चर संख्या मतलब जो चल सकती मतलब यहां से वहां बदल जाएगी, यहां से वहां जाएगी तो अपना मान बदलेगी, मतलब वो संख्या जो अपना मान बदल सकती, चर संख्या। और अचर संख्या, अचर मतलब अचल, जो चल नहीं सकती, यानी अचर संख्या। जैसे 2 है, 3 है, ये 5 है, ये सारी जो संख्यात्मक रूप में दिख रहे, जो नंबर दिख रहे हैं, ये क्या है? अचर संख्या है, जो अपना मान नहीं बदलती। 2 कहीं भी जाएगा 2 ही रहेगा। लेकिन एक्स पे यहाँ भी 3 की घात है, ये 3 के साथ हो सकता है। एक्स की जगह कोई भी संख्या हो सकती, तो अपना मान बदलते जाएगा। लेकिन 3 अपना मान नहीं बदलेगा, 3 कहीं भी पढ़िए, 3 को 3 ही पढ़ेंगे। तो चर संख्या जो अपना मान बदलती है, चर संख्या जो अपना मान नहीं बदलती। अब हम आते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात होती क्या है? देखते हैं कि किसी भी बहुपद में, ध्यान दीजिए कि किसी भी बहुपद में जो चर संख्या रहेगी, उसकी जो अधिकतम घात, यानी अधिकतम घात वाला, ठीक है ना, जिसकी चर संख्या की अधिकतम घात ही इस बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। देखिए इस बहुपद में इस x पे कितने की घात है? कोई घात नहीं दिख रही, मतलब एक ऐसा बहुपद है ये, जैसे 3x + 5,
ये जो है एक घात बहुपद है, ये बहुपद जो है वो एक घात बहुपद है। तो जब ये एक घात बहुपद है, ठीक, जब ये एक घात बहुपद है यानी एक घात बहुपद है, इसी को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घात बहुपद को ही क्या बोलते हैं हम? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक। तो 3x प्लस, देखो x की अधिकतम घात कितनी? 1 है, तो इसे एक घात बहुपद मतलब एक घात बहुपद को ही हम रैखिक कहते हैं। अब देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3x स्क्वायर 2x प्लस 5। इसकी घात कैसी? 2। अधिकतम घात कितनी? देखिए इस x पे 1 है, इस x पे 2, अधिकतम घात कितनी? 2। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद है। इसी तरह अगर इसकी बात कर ले तो यहीं पे लिख देते हैं, चलिए। अधिकतम घात कितनी? यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अधिकतम कितनी है? 3 है, तो ये कैसा है? त्रिघात बहुपद है। तो ये क्या है? इसे कहते हैं बहुपद। क्या? बहुपद की घात क्या है? किसी भी बहुपद में यहां पे जो चर संख्या रहती है उसकी अधिकतम घात ही इस बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। इसकी अधिकतम घात 1 है, तो एक घात बहुपद, एक घात बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। ये क्या है? अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, इसकी अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद। और ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे आगे चल के आपको पूछेगा शून्यक के बारे में। तो किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या, अगर आपको वस्तुनिष्ठ में ऑब्जेक्टिव में अक्सर करके पूछ लेता है कि किसी भी बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो आप बिल्कुल घात दे के बता सकते हैं कि किसी भी बहुपद की अधिकतम घात ही उसके शून्यकों की। जैसे इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी? 2 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। तो किसी भी बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या भी हम उसकी घात से बता सकते हैं कि किसी बहुपद में जितनी अधिकतम घात होगी उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी होगी। तो हमने ये देखा बहुपद और उसकी ये देखी बहुपद की घात। अब एक चीज आता है यहां पे, अक्सर करके आपको द्विघात बहुपद के बारे में ही पूछता है। अध्याय 2 में ये जो बहुपद है पॉलीमल है, उसमें क्वाड्रिक पॉलीमल यानी कि द्विघात बहुपद के बारे में ही आपको अक्सर करके क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हम देख लेते हैं गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच संबंध। मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद है। इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। हम मान लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद है, यानी द्विघात बहुपद का मानक रूप यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मानक रूप होता है किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद का। किसके? 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। तब शून्यकों का योगफल, तब क्या ज्ञात करना है हमको? शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल यानी कि इनके बीच ध्यान दीजिए, 2 शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो उनका क्या? शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का। तो शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक। देखिए माइनस इन एक्स का गुणांक यानी कि एक्स के साथ जो गुणे में इस बहुपद में एक्स के साथ गुणे में कौन है? बी है, बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ कौन है गुणे में? ए है, तो ए। ये चीज आपको विशेष तौर पे याद रखनी है कि शून्यकों का योगफल 2, अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपान ए होता है। उसी तरह हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का
गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अचर पद कौन सा है, जिसमें चर संख्या ना हो तो वो क्या है, सी। और गुणनफल मतलब शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अचर पद सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, सी अपान ए, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। ये दो चीज आपको विशेष तौर से याद रखनी है। वीडियो को थोड़ी देर रोक के नोट कर ले ये चीज। ये हमारे को शून्यकों का योगफल और जो बहुपद दिया रहेगा उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की जगह क्या आता है, तो ये प्रूफ करने के लिए हुआ। इसके बाद हम देखते हैं 2.1 ग्राफ में देखते हैं कि शून्य, ग्राफ के माध्यम से हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्रश्न वाले एक्सरसाइज नंबर 2.1 यानी 2.1 क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ में मतलब ये सारे ग्राफ दिए हुए हैं, px के शून्यकों की संख्या। देखिए ग्राफ किसके लिए बोला, y बराबर px यानी x में देखना है, यानी x अक्ष के लिए हमको शून्यकों की संख्या निकालना है। तो शून्यकों की संख्या ये है कि आपको ग्राफ में कोई भी कर्व दिया हुआ है, कोई भी लाइन दी हुई है, कोई भी परवलय दिया हुआ है, अगर px के लिए पूछ लिया तो हमको x अक्ष में देखना है कि वो परवलय x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि हमें ये देखना है कि px के लिए पूछा है तो ये x अक्ष को, ये जो परवलय बने हुए हैं, जितने भी ये परवलय ये वलय जो बने हुए हैं, जो लाइन गई है वलय के रूप में, ये x को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो उसके शून्यकों की संख्या होगी। अब देखते हैं यहां पे ये जो लाइन गई है, ये x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। मतलब इसके अगर आंसर की बात करें हम पहले के, तो शून्यकों की संख्या कैसी है, शून्य है। शून्यकों की संख्या शून्य है, मतलब x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं किया है। px के लिए, अगर y के लिए बोल लेता, py बोलता तो हम y अक्ष में देखते। तो अगर px की जगह y रह जाता तो तब एक होता शून्य, क्योंकि y अक्ष को एक बिंदु प्रतिच्छेद किया है। लेकिन यहाँ पे px बोला है तो x अक्ष पे किसी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करा, मतलब शून्य की संख्या 0। अब इसमें देखते हैं ये वाला, यहां से कहते हैं ये x अक्ष पे एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इसके लिए दूसरे का आंसर क्या लिख सकते हैं, शून्य। px के लिए कितना होगा, एक बिंदु प्रतिच्छेद किया है x अक्ष को, तो इसमें px के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 1 है। कितनी है, 1। किसके लिए, दूसरे वाले के लिए। क्यों, क्योंकि बोला है इसने px के लिए तो x अक्ष पे एक बिंदु प्रतिच्छेद किया है। उसी तरह तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा देखिए, ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, यानी इस वलय ने इसको 3 x अक्ष को कितने बिंदु प्रतिच्छेद किया, 3 बिंदु पे, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है यहाँ पे, शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी है, 3 है। उसके बाद देखते हैं चौथे के लिए। ये काम तो बहुत आसान हो गया, अब समझ में तो आ ही गया होगा यहाँ पे कि यहाँ पे कितने बिंदु प्रतिच्छेद किया है, 2। x अक्ष पे देखिए तो क्या हो गया, शून्यकों की संख्या 2, शून्यकों की संख्या 2 है। इसी तरह इसके अगर आप पांचवे के आंसर की बात करें तो 1 बिंदु, 2 बिंदु x अक्ष पे, ये 1 बिंदु, 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है ये वाले ने। इसको पांचवे को तो क्या हो गया, शून्यकों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 4 है। इसी तरह छठवें में देख ले, ये 1 बिंदु, ये 1 बिंदु, ये 3 बिंदुओं पर देखिए यहां पे आप कहेंगे प्रतिच्छेद, देखो स्पर्श करके भी क्या, तो स्पर्श तो एक ही बिंदु पे कर रहा है, तो x अक्ष पे प्रतिच्छेद करे या तो स्पर्श करे। तो आंसर कितने बिंदु पे, 1, 2 और ये 3, तो शून्यकों की संख्या 3, शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x अक्ष पे कोई बिंदु प्रतिच्छेद नहीं किया वाला इन्हें, 1, यहाँ पे 1 बिंदु प्रतिच्छेद करा, शून्यकों की संख्या 1, यहाँ पे 1, 2, 3 बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद किया px के लिए, तो शून्यकों की संख्या 3, यहाँ पे 2 बिंदु प्रतिच्छेद करा, शून्यकों की संख्या 2, यहाँ पे 4 बिंदु प्रतिच्छेद किया 4, यहाँ पे 3 बिंदु प्रतिच्छेद किया 3।
इस तरह आपको ग्राफ के माध्यम से शून्य की संख्या चुना है। अब आपको px के लिए पूछे चाहे y के लिए पूछे, x अक्ष के लिए पूछे चाहे y अक्ष के लिए पूछे, तो ये आपको क्वेश्चन पे पता चलेगा। यहाँ पे x अक्ष के लिए बोला था इसलिए x अक्ष पे देखे। तो अगर वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चन अगर पूरे अच्छे से समझ में आया, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू।